ओके, हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो यूपी पीसीएस पेपर 5 और पेपर 6 का डेली आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम चलता है उसमें आज एक नए क्वेश्चंस लेके हम आगे फर्दर जो है डिस्कशन करने को का जो प्रोसेस है हमें उसे हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल वाटरवेज पे, हमारे जलमार्ग के ऊपर। एक्चुअली में उत्तर प्रदेश में अगर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अवसंरचना की बात करें या आपका लॉजिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो इस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आया नहीं है लेकिन कभी भी आ सकता है और मोस्ट प्रोबेबली इस साल हमें देखने को ये मिले। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले इसमें क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जलमार्ग एग्जिस्ट करते हैं और नेशनल जलमार्ग जो है हमारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो है वो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार या भविष्य में किस प्रकार वो जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, इस चीज़ के बारे में जो है हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्गों की हम बात कर रहे हैं तो फिर इसी के बैकग्राउंड में जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्या कंडीशन राष्ट्रीय जलमार्ग की है। अगर देखें हम तो ऑल ओवर इंडिया में देखें तो लगभग 111 आपके जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जा चुके हैं। उन 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 11 राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, साथ साथ उत्तर प्रदेश ने अपना एक राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण भी लॉन्च कर दिया है, वो भी एक बनाया गया है ताकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्गों को बड़ी तेजी से डेवलपमेंट किया जा सके। इसका मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट राष्ट्रीय जलमार्ग के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण इंटरेस्ट ले रही है और जिस चीज़ में गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये हम इसमें दिखा सकते हैं कि भाई 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं जिसमें से 11 राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की भी स्थापना की है और राष्ट्रीय जलमार्ग पहला जो है 1 जो है उसके डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का तेजी से फोकस है। बाकी और जलमार्ग भी हम बात करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है। हमने उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में 2-3 इंफॉर्मेशन दे दी कि टोटल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं नेशनल लेवल पर। उत्तर प्रदेश में उनमें से 11 एग्जिस्ट करते हैं और उत्तर प्रदेश ने अपनी एक जलमार्ग विकास प्राधिकरण भी स्पेशली डेवलप किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जलमार्ग को डेवलप किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य राष्ट्रीय जलमार्ग कौन से हैं, फिर नेशनल जलमार्ग जो फर्स्ट है या नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम बता दें कि भाई देखो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जलमार्ग तो आपके पास वही है नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो आपका प्रयागराज इलाहाबाद से लेके आपका हल्दिया तक जा रहा है। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वो है इसी को हम जो एक फिगर में ही बना सकते हैं। यहाँ एक रफली फिगर है जैसे आपका नेशनल वाटरवेज फर्स्ट का, इसे हम अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में दिखा सकते हैं, लेकिन हमें इसे उत्तर प्रदेश से थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे ले जाना पड़ेगा। अगर पूरे जलमार्ग की बात करें तो हमें इसे ले जाना पड़ेगा वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक। तो यहाँ से आपका चल रहा है और इलाहाबाद से आपका जो है चला। तो पहले इलाहाबाद दिखाइए, एक मैप बनाइए जिसमें हम जो है इंडिया का हाफ मैप बना दें, उत्तर प्रदेश भी उसमें कंक्लूड करता हो। उसके बाद उसमें दिखा दो कि जी इलाहाबाद से चल के आपका जो है वाराणसी इंपॉर्टेंट सिस्टम बनता है। फिर वाराणसी से जाने के बाद ये बक्सर में घुस जाता है, बलिया में आपका आ जाता है, बलिया से पार होकर ये उत्तर प्रदेश से क्रॉस होकर उसके बाद ये पटना इसका इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाएगा बिहार में। देन उसके बाद आप भागलपुर दिखा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। फरक्का आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोलकाता आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और फिर हल्दिया पे जाके ये हमारा नेशनल वाटरवेज फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमें दिखाने के लिए इस तरीके से आपका इंडिया का आप एक्चुअली मैप लेंगे। अगर हम इसे देखें तो एक छोटा सा रफली इंडिया का ऐसा मैप लेंगे, उसमें हम जो है इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखो इस तरीके से लाएंगे हम, इस तरीके से इंडिया का पूरा मैप इसमें दिखाएंगे पहले यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट इसे ज़रा यहाँ से हम हटाते हैं। ठीक, ओके।
अब हमारा इस तरीके से हम लाएंगे कि भाई ठीक है, ये हमारा इंडिया के अंदर आ गया, इंडिया का ये वाला हिस्सा हमने दिखा दिया। अब इस वाले हिस्से में हम इसे उत्तर प्रदेश के पास से लेके चलेंगे ऐसे कि भाई ये यहाँ से जाता है और ऐसे आपका वेस्ट बंगाल में जा रहा है। ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, ये हम दिखा सकते हैं। ज़्यादा बेटर ऐसा भी हो सकता है, चाहे तो आप यूपी के मैप में भी दिखा दें। फिर यहाँ से दिखाएं कि भाई ये प्रयागराज से चला है, यहाँ से आपका वाराणसी, फिर आपका ये बलिया होते हुए, कोलकाता होते हुए हल्दिया तक ये आपका पहुँचा है। तो इस तरीके से एक नेशनल वाटरवेज को हम दिखा सकते हैं, दोनों तरीके दिखा से। या तो आपका देखो यूपी का मैप बनाओ, बिहार का मैप बनाओ आपके, और आगे आपका जो है वेस्ट बंगाल का, जो कि बनाना आसान नहीं होगा। तो बेटर है कि आप क्या करो कि उत्तर मतलब इंडिया का मैप बनाओ, और उस इंडिया के मैप में हाफ आपका इंडिया का मैप बना दो, और उसके बाद दिखा दो कि भाई ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तर प्रदेश में है और बाकी आपका दूसरे स्टेटों में एग्जिस्ट करता है, और ओवरऑल मिलके नेशनल वाटरवेज फर्स्ट आपका बन जाता है। और ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, पहले नंबर का जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये लगभग 1650 किलोमीटर का पूरा जलमार्ग बनता है, जो प्रयागराज से चालू होता है और हल्दिया तक पहुंचता है। ठीक है, चलो जी, ये चीज़ आपकी इस तरीके से हमें नेशनल वाटरवेज को एक्सप्लेन कर दिया, जो हमारा इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज हैं। पहला हमने फर्स्ट कर दिया। अब इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सारे नेशनल वाटरवेज हैं। एक्चुअली में अगर हम उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का अगर हम मैप बनाएं और उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखें तो 3 जगह हमें, तो हमारे पास एक तो आपका देखो भाई गंगा है, जो इस तरीके से आ रही है। एक हमारे पास जो है यहाँ से गंगा है, एक हमारे पास यमुना है। तो एक तो हमारे जितने वाटरवेज बनेंगे या तो भाई गंगा के ऊपर बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, या आपका यमुना के ऊपर बनेंगे, और या आपका देखें तो इधर आपकी चंबल, बेतवा, केन, ये वाली नदी है, जो ये वाला आपका जो है एक वाटर सिस्टम है। तो उत्तर प्रदेश में एक तो आपका गंगा और यमुना वाला वाटर सिस्टम है, एक उत्तर प्रदेश में केन, बेतवा, चंबल ये वाला वाटर सिस्टम है। तो मुख्यतः 2 वाटर सिस्टम उत्तर प्रदेश के पास अवेलेबल है, इन्हीं के ऊपर हमारे नेशनल वाटरवेज बनने वाले हैं। तो गंगा के ऊपर तो नेशनल वाटरवेज फर्स्ट बन गया है। अब गंगा की ही बाकी नदी, जैसे गंगा से लिंक आपकी है, अगर आप देखें तो गंडक होगी, घाघरा होगी, गोमती होगी, ये नदियां आपका जो इसकी सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदियों पर ही कई सारे नेशनल वाटरवेज हमारे परपोज हैं कि भाई घाघरा नदी पे भी एक बना देंगे, गोमती नदी पे भी एक जो है वाटरवेज बना देंगे, इस तरीके से गंडक नदी पे भी एक वाटरवेज बना देंगे। तो सब जो हमारी गंगा नदी की जो आपकी सब्सिडीजरी हैं, उनकी सहायक नदियों पर जो है नेशनल वाटरवेज ये बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जब यहां से बात होते हैं तो इधर वाला, ऐसे इधर देखें तो इधर भी अगर आप देखें तो जो आपकी बेतवा नदी है, चंबल नदी है, इन पे भी कुछ नेशनल वाटरवेज हैं, ये आप याद कर सकते हैं। जैसे चंबल नदी पे नेशनल वाटरवेज आपका 24 आपका चंबल नदी पर है, नेशनल वाटरवेज 19 आपका बेतवा नदी पर है। तो इन दोनों नदियों का जो सिस्टम है, 2 ड्रेनेज सिस्टम उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के ऊपर कुछ नेशनल वाटरवेज एग्जिस्ट हुए हैं। इसी तरीके से नेशनल वाटरवेज 110 आपका यमुना पर भी प्रपोज्ड है, जो आपका इधर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को कवर करेगा। तो यमुना पे भी बन गया, गंगा पे बन गया, गंगा की सहायक नदियों पे बन गया, और इधर केन, बेतवा, चंबल जैसी नदियों पे भी बन गया, जो बुंदेलखंड वाले एरिया में आता है। तो ये मुख्यतः नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग हैं आपके, 11 जलमार्ग इस तरीके से होंगे। तो इसमें आपको फिगर 2-3 तरीके से आप बना सकते हैं। या तो आप इंडिया का मैप बनाइए, आप उसमें नेशनल वाटरवेज 1 दिखा दीजिए, या आप इसमें और भी बना सकते हैं कि भाई पूरा सिर्फ उत्तर प्रदेश का मैप बनाइए। इस उत्तर प्रदेश के मैप में ऐसा भी हम कर सकते हैं, हम क्या करें कि हम उत्तर प्रदेश का मैप बना लें, ठीक है जी, उत्तर प्रदेश का एक मैप बनाएं, और उत्तर प्रदेश के इस मैप में हम यहाँ से गंगा को दिखाएं, ऐसे यमुना को दिखाएं, और उसके बाद इस पे दिखाएं कि भाई देखो इस पे नेशनल वाटरवेज 1 बन रहा है, जो हमारा प्रयागराज से चलता है और आगे आपका यहाँ से बलिया तक के एरिया में चला जाता है। तो ये नेशनल वाटरवेज हो गया। इसी तरीके से हम जो है ये जो सहायक नदियाँ हैं हमारी, इसकी जैसे गंडक है तो इस पे एक आपका वाटरवेज दिखा दे कि भाई यहाँ नेशनल वाटरवेज ये वाला हो गया। ऐसी आपका चंबल और बेतवा जो नदी है,
तो बेतवा नदी है, चंबल नदी है, इन पे वाटरवेज दिखा दें कि देखो यहाँ आपका नेशनल वाटरवेज ये है। यमुना पे नेशनल वाटरवेज 110 है। तो इस तरीके से ओवरऑल उत्तर प्रदेश का मैप बना के उसके अंदर भी उत्तर प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं आप ऐसे बना सकते हैं। तो या तो इंडिया का मैप बना के बनाइए या उत्तर प्रदेश के अपने नेशनल वाटरवेज बना के उसके अंदर आप मैप बनाइए। दोनों में तरीके में से कोई सा भी एक मैप बना के इसमें हम दिखा सकते हैं। ठीक है जी, डन। अब इसके बाद हमारे नेशनल वाटरवेज हमने बता दिए कि भाई ये इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आपके 11 हैं, आप जो है मुख्यतः 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज आप दिखा सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब इंपॉर्टेंट जो आता है कि भाई जो नेशनल वाटरवेज वाला 1 है हमारा, तो इससे उत्तर प्रदेश को क्या लाभ मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो हमारा जो एक जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट चल रहा है कि भाई आपका जो 111 आपके जो नेशनल वेज बनाए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं, तैयार हो रहे हैं, इसके ये किस चीज़ के अंदर ये काम कर रहा है, ये जल विकास प्रोजेक्ट चला रहे हैं भाई कि भाई जल जो आपका जलमार्ग है उनका विकास किया जाए। तो ये जल के जो जलमार्ग है उनका विकास के प्रोजेक्ट के अंदर आपका चल रहा है और नेशनल वाटरवेज फर्स्ट जो है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट आपका प्रोजेक्ट है। अब इस इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है जलमार्ग विकास परियोजना के अंदर, इसके अपने कुछ फायदे हैं। पहला तो ये सस्ता और पर्यावरण अनुकूल है। देखो जब भी कोई वाटरवेज है, पहली बात तो हर कोई वाटरवेज हमेशा अपने आप में सस्ता होता है। रेल और रोड के कंपेयर में वाटरवेज जो भी आपका जलमार्ग होगा वो हमेशा सस्ता होगा। तो कोई भी वाटरवेज जब भी आप देखा जाए तो कंप्लीटली 60% आपका सस्ता होता है, मतलब उसकी कॉस्ट रेल रोड के कंपेयर में हाफ से भी कम होती है। तो इसीलिए एक तो सस्ता ट्रांसपोर्ट सिस्टम उत्तर प्रदेश को मिल जाएगा। दूसरा ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इसमें जो आपका यूज होता है एनर्जी वो बहुत कम यूज होती है, फॉसिल फ्यूल आपके बहुत कम यूज होते हैं, तो इसके मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्ता आपको जो है एक तरीके से परिवहन तंत्र मिल जाएगा। और साथ साथ में जो आपके भारी सामान होते हैं, भारी माल जैसे कोयला, सीमेंट, कृषि उपज से रिलेटेड जो भारी माल है उसको भी हम बहुत इजीली इसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि भाई जो हमें कोयला लाना पड़ता है, जैसे मान लिया हमें उत्तर प्रदेश को कोयला लाना है और उसे इंडस्ट्रियल सिस्टम में उसे यूज करना है, तो कोयला, सीमेंट जैसे भारी पदार्थ जो हम इधर वेस्ट बंगाल, बिहार या झारखंड से लेके आ रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ आपका जो है इजीली कम रेट पे, सस्ते रेट पे आपको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश। इससे उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश के किसान और औद्योगिक क्षेत्र दोनों की प्रतिस्पर्धा में विकास होगा। औद्योगिक क्षेत्र में तो विकास ही होगा क्योंकि हम जब कोयला, सीमेंट या इस तरह के रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं, अगर अब इस जलमार्ग का यूज करते हुए लेके आते हैं तो उससे सस्ती बात ये हुई कि हमारा परिवहन जो सिस्टम होगा वो सस्ता हो जाएगा। इसीलिए यहाँ बनने वाले जो औद्योगिक विकास होगा वो भी ऑलरेडी सस्ता हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे कृषि के प्रोडक्ट हैं, जो हम चावल हैं, गेहूं हैं, जो काफ़ी अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में उगते हैं, तो वो आप दूसरे स्टेटों को दे सकते हैं। मान लिया आप जो है बिहार में दे रहे हैं या वेस्ट बंगाल में दे रहे हैं, इधर तरफ आपका जो है कोई चीज़ आपका इस तरह मूव हो रही है जो अभी आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो वो भी आपके लिए प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगा। वो भी आपका जो है कहीं ना कहीं कंपिटिटिवनेस उसकी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। तो ओवरऑल एक सस्ता लॉजिस्टिक सिस्टम क्रिएट कर रहा है जिसमें हम बाहरी माल जो रॉ मटेरियल के रूप में झारखंड या आपका छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया से लेकर आ रहे हैं वो हमें सस्ता पड़ेगा, जिससे हमारी उत्तर प्रदेश की जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट आ जाएगी और एग्रीकल्चर में भी इसी तरीके से हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट रोल तो ये होगा एक सस्ता लॉजिस्टिक सुविधा। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल आप अगर देखें क्या होगा, दूसरा आप जो हमारे व्यापार और औद्योगिक संपर्क हैं उनमें देखो बढ़ावा मिलेगा। हो क्या रहा है अब इस चीज में समझो कि भाई जो भी नेशनल वाटरवेज पे जब हम देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं, कई सारे औद्योगिक इंपॉर्टेंट सिटी हैं। अगर आप देखें तो प्रयागराज आपका एक इंपॉर्टेंट सिटी है, वाराणसी एक इंपॉर्टेंट सिटी है, गाजीपुर एक इंपॉर्टेंट सिटी है, बलिया इंपॉर्टेंट सिटी है। तो ये जो शहर हैं, जो भी ये इंपॉर्टेंट शहर हैं,
ये क्या हो रहे हैं, ये पूर्वी बंदरगाह, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो वाटरवेज आपका हल्दिया तक जाता है, तो जब हल्दिया तक जाता है तो हल्दिया पे जाके एक तरीके से आपका जो है ईस्टर्न जो हमारा कोस्ट है, पूर्वी जो तट है इंडिया का, उससे जाके आपके लिंक हो जाते हैं। तो कोई भी माल अगर इन्हें पहुंचना हो, वो आसानी से सस्ती दर पे आप जो है ईस्टर्न कोस्ट के जो बंदरगाह है हल्दिया, उस पर इजिली पहुंचा सकते हैं। जो भी हमें माल या तो प्रयागराज या आपका वाराणसी या आपका गाजीपुर जैसे सिटी से भेजना है, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे आपके वाराणसी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम बन रहा है, मतलब बहुत सारे मल्टी मॉडल टर्मिनल्स भी यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। ये मल्टी मॉडल टर्मिनल्स क्या करेंगे, ये मल्टी मॉडल टर्मिनल्स यहाँ से माल लादेंगे, इसके बाद उस माल को आप आगे मूव कर पाएंगे। सपोज करो एमपी को कोई माल पहुँचाना है, मध्य प्रदेश को कोई माल पहुँचाना है, मध्य प्रदेश से माल लिया, कोई माल पहुँचाना है आपको जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश टाइप में, मतलब सॉरी हल्दिया वाले एरिया में, तो ज़्यादा बेटर है कि आप उसे मतलब सपोज करो कि हाँ इस तरह आ रहा है, तो जो कि उत्तर प्रदेश के बाउंड्री पड़ता हो, तो आप उसे क्या करेंगे, पहले रेल से ले जाइए या रोड बाई रोड ले जाइए, वाराणसी में उसको लाद दीजिए और उसके बाद हल्दिया पहुंचा दीजिए। सस्ता पड़ेगा, इजी पड़ेगा। इस तरीके के मल्टी मॉडल आपके टर्मिनल्स होते हैं। ये मल्टी मॉडल टर्मिनल्स आपके आसपास के पूरे एरिया को इजिली भर के, माल को भर के इजिली और आके मूव करा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, और ये 1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष का एक टर्मिनल बनाया जा रहा है, जिससे वाराणसी से माल को आसानी से लादा जा सके। आसपास के पूरे एरिया में से रेल रोड के द्वारा माल लेकर आओ, इधर शिफ्ट करो, उधर पहुंचा दो, उधर से माल लेकर आओ, वापस वाराणसी में लाओ, वाराणसी से फिर वापस उसे उतारो, और रेल और रोड की हेल्प से बाकी सारे डिस्ट्रिक्टों में तेजी से जो है आप मूव आउट कर सको। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे जितने भी व्यापार या औद्योगिक केंद्र होंगे वो स्ट्रॉन्ग संपर्क में आ जाएंगे। किससे संपर्क में आ जाएंगे, एक तो हमारा ईस्टर्न कोस्ट से सीधा संपर्क में आ जाएगा। आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद अलावा जो दूसरे स्टेट हैं उनके साथ भी हम स्ट्रॉन्ग संपर्क में आ जाएंगे, वहाँ से भी हम माल कोई भी इंपोर्ट कर सकते हैं और कोई भी माल हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है औद्योगिक और कृषि उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर तक या राष्ट्रीय बाजार, दूसरे स्टेटों के बाजार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों तक पहुंचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये वाटरवेज। ठीक है जी। तो सस्ता वाटरवे, सस्ता आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हो गया और इजिली कनेक्टिविटी भी मिल गई, जैसी जैसी हम हल्दिया एयरपोर्ट से आपका हल्दिया पोर्ट से हम कनेक्ट होते हैं उस कंटेक्स्ट में। दूसरा क्या है, जल आधारित पर्यटन और यातायात वाला सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वाटर से एसोसिएटेड आपका दो चीज तो है, वाटर एक सस्ता परिवहन तो है ही, वाटर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी तो देता ही है, ये दो चीज तो होगी। इसके साथ साथ वाटर से आधारित पर्यटन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप देखें तो वो यहाँ हो रहा है। स्पेशली अगर आप देखो तो वाराणसी जैसे एरिया में अभी आपका जो है गंगा विलास क्रूज चला, और ये गंगा विलास क्रूज जो है वो आपका वाराणसी से चलता है और वाराणसी से जाके आपके असम के डिब्रूगढ़ तक आपका मूवमेंट कर रहा है बांग्लादेश से होते हुए। ये विश्व का सबसे लंबा एक तरीके से क्रूज सिस्टम है। तो इस अगर ऐसा चीज चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रूज पर्यटन में बहुत तेजी से डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा आपका जैसे दूसरे सिटी हैं, और जैसे अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज जैसे हो गया, इन सिटी के अंदर हम छोटे छोटे क्रूज का डेवलपमेंट, नदी से रिलेटेड मतलब रिवर से एसोसिएटेड पर्यटन, ये भी आपका बहुत तेजी से डेवलपमेंट करेगा, तेजी से ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। और क्या इससे फायदा होगा, और इससे फायदा होगा कि क्षेत्रीय विकास आपका बढ़ेगा। देखो अब क्योंकि ये पूरा जो है वाटरवेज कहाँ है, जनरली मुख्यतः आपका पूर्वांचल वाले चीज में है और मध्य यूपी में है। तो मध्य यूपी और पूर्वांचल यूपी में एक तरीके से जो अविकसित क्षेत्र है वहाँ औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट तेजी से होगा, तो क्षेत्रीय विकास होगा। क्योंकि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तो ऑलरेडी आपका डेवलप्ड है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और सेंट्रल उत्तर प्रदेश में तेजी से अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विकास होने के यहाँ पूरे चांसेस हैं जब ये वाटरवेज आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रोजगार सृजन भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। रोजगार सृजन कैसे हो रहा है, अभी हमने बात की थी कि भाई वाराणसी में तो आपका जो है टर्मिनल बन ही रहा है, इसी तरीके से गाजीपुर में भी आपका एक टर्मिनल प्रस्तावित है, इसी तरीके से प्रयागराज में भी एक टर्मिनल प्रस्तावित है। तो ये जब टर्मिनल बनेंगे तो ये बेटर आपका जो है, ये टर्मिनल जब कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो यहाँ लॉजिस्टिक
से रिलेटेड बहुत सारी जॉब जनरेट होंगी। इन टर्मिनल को ऑपरेट करने के लिए इन पर्टिकुलर शहरों में बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगी। तो इस तरीके से एक बहुत सारे आपके रोजगार, हजारों रोजगार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे जनरेट होंगे। अभी हम पीछे पर्यटन की बात करके यहाँ हैं, उन पर्यटन से एसोसिएटेड भी बहुत सारे रोजगार डेवलप होंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे पाने में भी हेल्प करेगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अभी हम निष्कर्ष से पहले जाने पे हम ये भी बात कर सकते हैं कि भाई देखो, ये तो सारी चीज़ होगी, इससे कुछ फायदे तो हैं, लेकिन इसमें हम एक चीज़ और भी देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो निष्कर्ष से पहले हम चाहें तो हम यहाँ चुनौतियाँ भी डाल सकते हैं। इस वाली ये चीज़ें भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि भाई कौन से चैलेंजेस हैं। ठीक है, आपने बता दिया कि भाई इतने फ़ायदे तो होंगे, फ़ायदे तो हैं भाई, कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस भी होंगे ना। तो चैलेंजेस क्या हैं इसमें? तो भाई सबसे 2-3-4 के बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंज हैं इसमें। देखो, जब आपको वाटर वेज मैनेज करना है तो ओवैसी बात है, एक मिनिमम लेवल का वाटर उसमें अवेलेबल होना चाहिए, एक सफिशेंट वाटर अवेलेबल होना चाहिए। कई बार ये मानसून, गंगा से रिलेटेड जो भी वर्षा है, कई बार मानसून के टाइम में आप देखते हो कि पानी बढ़ जाता है, और जब आपका सर्दी का टाइम होता है तो कई बार वाटर का लेवल बहुत कम भी हो जाता है। तो आपको एक सफिशेंट वाटर को मेंटेन रखना पड़ेगा। एक तो ये चैलेंजेस हैं इसके अंदर, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वाटर के पोल्यूशन को भी आपको लगातार कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पोल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा, और पानी की मात्रा को बराबर मेंटेन रखने के लिए इसमें जो है आपकी नदियों को आपको ड्रैगिंग करनी पड़ेगी। ड्रैगिंग करना, पर नदियों का जो तलछट है वो हटाना पड़ेगा, ताकि तलछट जो है ज़्यादा ना हो जाए और पानी कम ना हो जाए। इसके लिए हमें ड्रैगिंग करनी पड़ती है। नदी में से तलछट से हटा के आप मिट्टी हटाते रहेंगे, रेत हटाएंगे, तो पानी का मात्रा लेवल आपका सफिशिएंट आपका मेंटेन रहेगा। ये एक चैलेंज इसके साथ है। तीसरी कंडीशन जो हमारे इसमें आपका टर्मिनल आप डेवलप कर रहे हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं, इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको जो है इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो पीपीपी मॉडल पे आपको इस तरह के प्रोजेक्ट को करना होगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपकी इसमें कुछ चैलेंजेस हैं डेफिनेटली, जो आपको मेंटेन करना है। और सबसे बड़ा चैलेंज है वाटर को मेंटेन करना, नदी को क्लीन रखना, नदी के पोल्यूशन को कम करना, और ये सारे प्रोजेक्ट के लिए फिनेंशियली वायबल बनाना। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ये चुनौतियाँ भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं भाई अगर हमारे ये सारे वाटर वेज और नेशनल वाटर वेज फर्स्ट आपके जो है प्रॉपर चलना शुरू हो जाते हैं, तो उस कंटेक्स्ट पे हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि उत्तर प्रदेश को एक इम्पोर्टेंट लॉजिस्टिक हब बनाया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है, इस दोनों इनको एक सस्ते लॉजिस्टिक सुविधा मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज भी होगा। साथ साथ में आपका जैसे नमामि गंगा प्रोजेक्ट है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, या आपका जो है लॉजिस्टिक हब आपका प्रोजेक्ट जो हमारे चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं और लिंक करके अच्छी तरीके से राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम आपके सामने फिर दोबारा आएंगे। थैंक यू।